क्लास के स्वतंत्र भारत में राजनीति बुक का नाम है अध्याय 3 चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति। चैप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। पहले पढ़ेंगे भाग 1 में राजनीति, फैसले और विकास। तो राजनीति का फैसला हुआ, वो फैसला से क्या विकास हुआ उसके बारे में देखते हैं। एक नज़र डाला जाए तो उड़ीसा जो है, उड़ीसा लॉ एस के भंडार है। उड़ीसा में क्या है? लॉ एस का भंडार है। इस्पात के विश्वव्यापी मांग हो रहा था। उड़ीसा के राज्य सरकार ने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वही अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माता और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति की और हस्ताक्षर किया पत्र पर। इस उड़ीसा में लॉ एस का भंडार है, इसलिए उड़ीसा की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर इस्पात के निर्माता के रूप में हस्ताक्षर करता है। उड़ीसा में लॉ एस का भंडार ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर खनिज के लिए खोदान करना जरूरी था। तो सभी लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। क्या कि सभी अपनी अपनी सोच में राय दे रहे थे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आदिवासी लोग और पर्यावरणविद लोग राय दे रहे थे। क्या केंद्र सरकार कह रहा था कि उद्योग नहीं लगेगा तो एक बुरी मिसाइल कायम होगा जो देश में पूंजी निवेश को बाधा होगा। अगर उद्योग नहीं लगेगा, पूरे देश में मिसाइल कायम होगा और पूरा खराब, और देश में पूंजी निवेश को बाधा होगा। इसलिए उद्योग लगाना चाहिए, है ना, क्योंकि खनिज खोदाई होगा तो उद्योग लगेगा। ऐसा केंद्र सरकार बोल रहा है। लेकिन राज्य सरकार बोलता है राज्य में पूंजी निवेश होगा। उड़ीसा के लॉ का खोदान होगा, खुदाई होगा तो राज्य में पूंजी निवेश होगा, और पूंजी निवेश होगा तो रोजगार के अवसर का सृजन होगा, रोजगार भी मिलेगा। आदिवासी लोग बोल रहे थे कि नहीं, घर बार सब छोड़ना पड़ेगा, कि हम लोग जंगले में रहते हैं, जब खुदाई होगा खनिज का तो घर बार सब छोड़ने पड़ेगा। आदिवासी लोग बोल रहे थे। अब पर्यावरणविद बोल रहे थे कि खनन और उद्योग जब होता है, खनन और उद्योग, इससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। सब अपने अपने राय विचार दे रहे थे। और कोई मना रहा था खुदाई होगा, खनन, कोई नहीं मना रहा था। तो क्या हो सकता समाधान? सब अपने अपनी राय दे रहे थे, तो राय को एक में बदलना है तो कोई समाधान निकलना होगा ना। इसलिए क्या हो सकता समाधान? इस तरह के फैसले में एक सामाजिक समूह के हितों को दूसरे सामाजिक समूह के हितों की तुलना में तोला जाना चाहिए। कोई कह रहा है कि खुदाई होना चाहिए, कोई नहीं कह रहा। एक समाज के बात दूसरे समाज के बात से तुलना करना चाहिए, तब जाकर कोई निष्कर्ष निकलेगा। मौजूदा जो पीढ़ी चल रहा है वो पीढ़ी के हितों और आने वाले जो पीढ़ी के हितों को ही मद्देनजर रखना चाहिए। नहीं कि जो पीढ़ी चल रहा है उसी के बारे में सोच रहे हैं, आने वाले पीढ़ी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। दोनों पीढ़ी के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे फैसले जनता द्वारा लिए जाने चाहिए, पर इन पर विशेषज्ञों की स्वीकृति लेना भी आवश्यक है। ये सब फैसला एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बारे में सोचना जनता के लिए छोड़ देना चाहिए, लेकिन आने वाला जो विशेषज्ञ है उसकी स्वीकृति भी लेना चाहिए कि क्या होना चाहिए। पर अंतिम निर्णय राजनीतिक निर्णय ही होना चाहिए। राजनीतिक निर्णय का मतलब, क्योंकि जनप्रतिनिधि ही, जनता का जो प्रतिनिधि है वही जनता के भावनाओं को समझते हैं, इसलिए राजनीतिक निर्णय होना चाहिए। राजनीतिक निर्णय में राजनेता जो होता है वो जनता का बात जानता है, इसलिए राजनेता में यह बात सुननी चाहिए। तब कोई निष्कर्ष निकलेगा तो समाधान होगा कि खुदाई होगा कि नहीं होगा। आज़ादी के बाद ऐसे कई फैसला देश में लिया गया। सारे फैसले आपस में आर्थिक विकास के एक मॉडल से बंधा। सारा जितना बहुत सारा फैसला लिया गया, सब के सब आर्थिक विकास के एक मॉडल में बंधा हुआ था फैसला। सभी इस बात पर सहमत कि भारत के विकास का अर्थ है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों होना चाहिए। बहुत फैसला लिया गया और सबका सब फैसला आर्थिक विकास के मॉडल में बंधा हुआ था। और आर्थिक विकास का मतलब होता है
भारत का आर्थिक समृद्धि और भारत का समृद्धि आर्थिक और सामाजिक आर्थिक सामाजिक दोनों को दोनों न्याय में बंधा हुआ है, यानी कि दोनों होना चाहिए विकास। अब चलते हैं विकास की धारणा है। ठीक है, विकास होना चाहिए, विकास की धारणा में क्या क्या सुने। इन टकराव के पीछे कोई कह रहा है कि खुदाई होगा, कोई कह रहा है कि नहीं होगा, उस सभी टकराव के पीछे विकास के धारणाओं का हाथ था, है ना। विकास का जो है, विकास के बारे में सोच रहे थे सब, इसलिए टकराव हो रहा था। जनता के विभिन्न तबकों के लिए विकास के अलग अलग अर्थ होता है। जनता के जनता में बहुत सारे प्रकार का आदमी होते हैं, बहुत प्रकार के तबके के लोग रहते हैं, उस सभी का अलग अलग होता है अर्थ। विकास का अर्थ बताता है, जनता में कुछ लोग होते हैं उद्योगपति कहता है कि उद्योग करो ताकि पूंजीपति बढ़ेगा, देश विकास होगा। इस्पात का शहरी उपभोक्ता, इस्पात में शहरी का उपभोक्ता के बारे में सोचता है। अब प्रस्तावित इलाके में रह रहे आदिवासी बोलता है मेरा घर द्वार उजाड़ जाएगा। इस तरह से विकास के बारे में सभी का अलग अलग विचार होता है। आज़ादी के समय, जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय विकास के दो मॉडल बन गया था। विकास के दो मॉडल था, कौन कौन? एक उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, उदारवादी और पूंजीवादी मॉडल था। और विकास के दूसरा मॉडल था साम्राज्यवादी मॉडल। उदारवादी पूंजीवादी और साम्राज्यवादी मॉडल था। उदारवादी पूंजीवादी जो मॉडल था यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में चलता था, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में चलता था। दूसरा है समाजवादी मॉडल, इसमें सोवियत संघ रूस में चलता था। समाजवादी से सोवियत संघ रूस और से समाजवादी मॉडल। बहुत से लोग भारत के बहुत से लोग इस मॉडल से गहरे प्रभावित थे। जैसे सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी है तो सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों नेहरू आदि, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, नेहरू आदि समाजवादी मॉडल से प्रभावित थे जो रूस में चलता है। आज़ादी के आंदोलन जब हो रहा था उसी के दौरान सहमति कुछ होता था। क्या कुछ सहमति लोग कर लेते अपने ही में कि हम आज़ाद होंगे तो ये काम करेंगे। जैसे आज़ाद भारत की सरकार जब बनता है, जब भारत की सरकार बनता है आज़ाद होने के बाद, तो आर्थिक सरोकार जो होगा, आर्थिक सरोकार वो अंग्रेजी हुकूमत के आर्थिक सरकारों से अलग होगा, है ना। सभी को सहमति हो जाता है कि देखो भाई हमने आज़ाद हो जा रहे हैं, हमने में सहमति बनेगा क्या, तो आर्थिक सरोकार जो होगा वो अंग्रेजी के हुकूमत वाला जो आर्थिक सरकार था उससे अलग होगा। आर्थिक सरकार होगा लेकिन अंग्रेज वाला से अलग होगा। गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम का मुख्य जिम्मा सरकार का होगा। सरकार का काम होगा कि गरीबी मिटाना, कैसे मिटाना है, और सामाजिक जीवन में कैसे जीना है लोगों को। आर्थिक पुनर्वितरण, कोई भी आर्थिक रुपया पैसा वो कैसे लोगों के पास वितरण किया जाएगा, इसकी जिम्मा सरकार को होगी। भारत की सरकार अंग्रेजी हुकूमत की तरह संकुचित व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए काम नहीं करेगा। भारत का जो सरकार बनेगा अंग्रेजी हुकूमत की तरह संकुचित व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए काम नहीं करेगा। अंग्रेजी हुकूमत की तरह संकुचित व्यापारी के रूप में काम नहीं करेगा। कितने ही में व्यापार करेगा, जहाँ मन वहाँ व्यापार कर सकता है। ये सब सहमति होल था भारत के आज़ादी के आंदोलन के समय लोगों को। इस प्रकार न उदारवादी पूंजीवादी को अपनाया और न समाजवादी मॉडल अपनाया, है ना। इसलिए हम लोग का कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया, दोनों का मिला जुला मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना लिया। उन्नीस 1940 से 1950 के दशक में नियोजन पक्ष में हवा बहाल था। 1940 से 50 के दशक में नियोजन पक्ष में हवा बहा। उस समय यूरोपीय महामंदी
का शिकार हो चुका था। यूरोप में महामंदी बहुत सारा हो चुका था, इसलिए यूरोप के देश लोग कुछ सबक सीख चुका था, क्योंकि यूरोप में महामंदी होल था, इसलिए यूरोप में कुछ सबक सीख रहा था। जापान और जर्मनी, जैसे जर्मनी ने युद्ध के विभीषिका झेलने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था खड़ी कर ली। जापान जर्मनी का क्या युद्ध बहुत लड़ा था, इसलिए अपनी अर्थव्यवस्था थोड़ा खड़ी कर दिया था, कमजोर हो गया था। सोवियत संघ जो रूस था, ये भी है ना, सोवियत संघ रूस ने भारी कठिनाइयों के बीच शानदार आर्थिक प्रगति की थी 1930-40 में। सोवियत संघ ने क्या किया था, भारी कठिनाई के बीच भी शानदार आर्थिक प्रगति की 1930-40 में। इस प्रकार 1940-50 के दशक में नियोजन पक्ष में बढ़ा। भारत में कैसे नियोजन हुआ, सुनिए। नियोजन में प्लान बना। सभी एक बात पर सहमत है कि विकास का काम जो भी होगा वो निजी हाथ में नहीं सौंपा जाएगा। विकास का काम कोई खास आदमी के निजी काम में नहीं दिया जाएगा। उन्नीस 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ। 1944 में क्या हुआ, उद्योगपतियों का एक तबका माने बहुत सारा मजबूती हुआ। सभी उद्योगपति 1944 में एकजुट हो गए और देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार हुआ। कहा कि 1944 में सभी उद्योगपति साथ में होते हैं और कहते हैं कि देश में नियोजित अर्थव्यवस्था होगा। देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए हम लोग संयुक्त प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। उस संयुक्त प्रस्ताव बॉम्बे प्लान के तहत बना है ना। बॉम्बे प्लान में क्या है, सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। बॉम्बे प्लान में बोला गया कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश है उसको क्षेत्र में बड़े कदम उठाया। यही बॉम्बे प्लान में बोला गया। योजना आयोग बनता है। वो योजना आयोग है। ये भारत के आजाद होते ही योजना आयोग बन जाता है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ये तय करता है, योजना आयोग क्या बताता है कि अपने विकास के लिए भारत कौन सा रास्ता और रणनीति अपनाएगा। भारत जब विकास करेगा, कौन सा रास्ता से विकास करेगा, कौन सा रणनीति नियम अपनाएगा, यह फैसला करने में इस स्थानीय, केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई है योजना आयोग। शुरुआती कदम में देखा जाए, योजना आयोग ने सोवियत संघ जो रूस था वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी को अपनाया था। वही सोवियत संघ की तरह योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजना का विकल्प चुना। यानी कि सोवियत संघ रूस में भी पंचवर्षीय योजना चलल होगा, इसलिए योजना आयोग ने शुरुआती में पंचवर्षीय योजना का विकल्प चुना रूस की तरह। पंचवर्षीय योजना में बोलता है कि भारत सरकार अपनी तरफ से दस्तावेज तैयार करेगा। भारत सरकार करेगा अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट तैयार करेगा और जिसे अगले 5 सालों तक, पंचवर्षीय है तो 5 साल तक ना, 5 साल के लिए आमदनी क्या होगा भारत सरकार के और खर्च क्या होगा उसकी योजना बनाएगा, प्लान बनाएगा। तो सोवियत संघ की तरह भारत ने पंचवर्षीय योजना बनाया। पंचवर्षीय योजना बात का मतलब होता है भारतीय सरकार अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट तैयार करेगा और अगले 5 साल के लिए आमदनी कितना हो, खर्च क्या होगा, इसका योजना बनाएगा भारत सरकार। फिर आता है क्या थी योजना कैसा था, क्या था। तो योजना को देखा गया तो योजना में जो बजट होता था
वो बजट के दो हिस्सा कर देगा, एक केंद्र सरकार वाला और राज्य सरकार। केंद्र सरकार में जितना बजट हो रहा है क्या हो रहा है, और राज्य सरकार में जितना बजट हो रहा है, इस सभी को, केंद्र सरकार के बजट को और राज्य सरकार के बजट को दो हिस्से में बांट दिया। जैसे केंद्र सरकार में भी गैर योजना बनाया गया और राज्य सरकार में भी गैर योजना रहा। केंद्र सरकार में भी योजना व्यय हुआ और राज्य सरकार में भी योजना व्यय हुआ। यही केंद्र सरकार के बजट और राज्य सरकार के बजट को दो भाग में बांट देता है, गैर योजना, योजना, व्यय। गैर योजना में सालाना आधार पर दैनिक मदों पर खर्च के बारे में बताता कि साल में दैनिक मद पर क्या खर्च हुआ है ना, साल में कितना खर्च हुआ, उसके बारे में गैर योजना बताता। योजना व्यय खर्च है, ये भी खर्च है। योजना में तय की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए 5 साल की अवधि में खर्च करना था। योजना में जो तय किया गया है प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए 5 साल तक अवधि के लिए, समय के लिए खर्च करना था, इसलिए योजना व्यय इसी में था। फिर बनता है प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 5-56 तक चलता है। इसमें कोशिश था कि देश के जो गरीब है, गरीबी के मकड़ जाल से बाहर निकलना है, देश को गरीबी हटा देना है। कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया था। देश को गरीबी से हटाने के लिए कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया। कृषि क्षेत्र पर भूमि सुधार पर जोर दिया गया। कृषि क्षेत्र में भी भूमि सुधार पर ज़्यादा जोर दिया गया। कृषि क्षेत्र पर बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। अब भूमि सुधार तो होबे करेगा, बांध भी होगा, सिंचाई के जो क्षेत्र है उसमें निवेश किया गया। बांध सिंचाई पर भी ज़्यादा ध्यान दिया गया, जिसे बांध सिंचाई में जैसे भाखड़ा नांगल जैसे विशाल परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई। भाखड़ा नांगल जैसे विशाल परियोजना बनाने के लिए बात हुआ था। और जोर दिया गया था कृषि क्षेत्र में, ज़्यादा जोर दिया गया था। विशेषज्ञ जो थे विशेषज्ञ के.एन. राज 2 दशक तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए। तेज रफ्तार विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। कृषि क्षेत्र पर जोर दिया था, ज़्यादा जोर दिया था कि विशेषज्ञ था, बोला था देखो कृषि क्षेत्र में तो ठीक है विकास करना है। के.एन. राजन विशेषज्ञ थे, ये बोलते हैं कि 2 दशक तक भारत को है ना कृषि क्षेत्र में जो विकास करना है, गरीबी को निकालना है, थोड़ा सा शुरू में चाल धीमी रखना है, बाद में तेज रफ्तार करना है। तो शुरू जगह रफ्तार तेज कीजिएगा तो अर्थव्यवस्था के नुकसान हो सकता है, के.एन. राज बोलते हैं। तो फिर विकास ज़्यादा तेज रहेगा तो नुकसान भी होगा अर्थव्यवस्था का, के.एन. राजन बोलते हैं। इसलिए समस्या भी उत्पन्न होता है ना। समस्या यही होता है कि योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करना था। जो भी योजना बनाने वाले थे उनका बुनियादी लक्ष्य यही था, जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा कर देना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो भी राष्ट्रीय आय रहेगा उसको स्तर को ऊंचा कर देना है, ताकि राष्ट्रीय आय आमदनी बढ़ जाए। यह तभी संभव होगा जब लोगों के बीच खर्च से ज़्यादा हो। यह तभी संभव जब लोगों की बचत खर्च से ज़्यादा हो। मैंने खर्च अगर 100 रुपये है, बचत 150 होना चाहिए, तभी यही होगा, राष्ट्रीय आय ऊंचा होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जितना खर्च उतना ही खर्च से भी बचत कम हो रहा है। 1950 के दशक में खर्च का स्तर बहुत नीचे था। 1950 के दशक में देखा जाए खर्च का स्तर बहुत नीचे था और इसे और कम नहीं किया जा सकता था। खर्च का स्तर बहुत कम था, लेकिन अब एक सब कम नहीं बचा सकते हैं, तो भूखे पेट मरना पड़ेगा। 1950 के दशक में बचत को बढ़ावा देना भी मुश्किल लग रहा था। बोल रहा था कि बचत बढ़ाओ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बचत बढ़ाओ, खर्च कम करो, क्योंकि देश में रोजगार के काबिल जितने लोग थे
उनकी तुलना में देश में मौजूद पूंजी और भंडार कम था। मतलब देश में जितना लोग काम करने वाले थे उसकी तुलना में पैसा भी कम था, पूंजी भी कम था, भंडार भी कम था पूंजी का। लोगों की बचत देखा गया तीसरी पंचवर्षीय योजना तक बढ़ी। तीसरी पंचवर्षीय योजना तक लोगों के ये बचत बढ़ा आखिर अंत में, लेकिन यह बचत प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआती में की गई थी। भले वो बचत बढ़ा तीसरी पंचवर्षीय योजना में, लेकिन शुरुआत तो प्रथम पंचवर्षीय योजना से हुआ है। बचत की उम्मीद से भी कम था। तो क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय आय के असर को ऊंचा करना था, लेकिन यह राष्ट्रीय आय ऊंचा कब होगा? जब बचत खर्च से ज़्यादा होना चाहिए। बचत ज़्यादा होना चाहिए, खर्च कम होना चाहिए, तब राष्ट्रीय आय ऊंचा होगा। 1950 के दशक में खर्च का स्तर बहुत नीचे था। इससे अब कम खर्च नहीं कर सकते, कम खर्च नहीं किया जा सकता था। बचत को बढ़ावा देने के लिए मुश्किल था। क्यों? क्योंकि बचत को सोचिएगा कि बढ़ा दें, क्यों मुश्किल था? क्योंकि जितना लोग काम करने वाले थे उसके अनुसार पूंजी और भंडार भी कम था। इसलिए बचत चाल करके तीसरी पंचवर्षीय योजना तक चला। भले शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ, बचत जाकर तीसरी पंचवर्षीय तक चला था। और तीसरी भी पंचवर्षीय योजना में बचत बढ़ा, लेकिन पहली वाला से भी कम बचत था। औद्योगिकरण की तेज रफ्तार। अब चलते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग के विकास पर जोर दिया गया था। पहले उद्योग गरीबी पर, कृषि के क्षेत्र में, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना आता है उसमें भारी उद्योगों को विकास पर जोर दिया गया कि जितना जितना हो सके भारी उद्योग का विकास करो। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में तैयार था। पीसी दूसरी बार पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में था दूसरी पंचवर्षीय योजना। जब पहली योजना का मूल तंत्र था धीरज करना, मतलब विकास करेगा, धीरे धीरे करेगा, एन राजन बोला था। लेकिन पहली योजना का मूल मंत्र क्या था? धीरज था। लेकिन जब दूसरी योजना आता है, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो दूसरी योजना की कोशिश था तेज गति से संरचनात्मक बदलाव करना था। तेज गति से, वो भी संरचना के साथ बदलाव करना है। और तेज गति से संरचनात्मक बदलाव होगा हर दिशा में बदलाव की बात तय किया गया था। तेज गति से संरचनात्मक बदलाव, हर दिशा में बदलाव की बात किया गया था। तो क्या क्या प्रयास किया गया था कि ताकि तेज गति से बदलाव हो सके? सुनिए। इसमें देखिए, इसमें प्रयास किया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना में कि विकास जल्दी हो गए उद्योग पर। तो सुनिए, देशी उद्योगों के संरक्षण के लिए जो भी देशी उद्योग था उसका संरक्षण किया जाए, और संरक्षण करने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगा दिया जाए। आयात में कोई भी सामान आएगा विदेशी लोग के भारत में, तो उस आयात शुल्क बढ़ा दो। बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार जैसे उद्योग होगा। उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया जाए, सभी को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया जाए। बिजली भी सभी लोग बारेगा, रेलवे, इस्पात, मशीनरी, संचार सभी लोग यूज करेगा। इसलिए सभी लोग यूज करेगा तो पैसा ज़्यादा आएगा, तब विकास होगा। क्योंकि इस अवधि में बचत और निवेश दोनों ही बढ़ रहे थे। इस समय क्या होता है? दूसरी पंचवर्षीय योजना में बचत भी बढ़ रहा था और निवेश खर्च भी दोनों बढ़ रहा था। औद्योगिकरण पर दिए गए इस जोर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को नया आयाम दिया। तब जाके औद्योगिकरण पर जोर दिया गया, तब भारत के अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। तो प्रयास था तेज रफ्तार से विकास करने के लिए देशी उद्योग रहेगा, संरक्षण किया जाए। संरक्षण करने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगा दिया जाए। बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी, संचार जैसे उद्योग रहेगा उस सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया जाए, ताकि क्योंकि इस अवधि में बचत और निवेश दोनों बढ़ रहा था। औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हो। लेकिन फिर प्रयास तो हुआ सही, लेकिन कुछ समस्या भी उत्पन्न हुआ।
समस्या ही था कि भारत प्रौद्योगिकी के लिहाज से प्रौद्योगिकी मैंने इंडस्ट्री के लिहाज से पिछड़ा हुआ था। यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं था और विश्व बाजार से प्रौद्योगिकी इंडस्ट्री खरीदने में उसे अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी। कोई इंडस्ट्री नहीं था तो विदेशों से खरीदने के लिए बहुत सारा मुद्रा खर्च करना पड़ा था। इसलिए समस्या हुआ कि विकास थोड़ा धीरे धीरे हो गया। फिर भी इसमें उद्योग ने कृषि की अपेक्षा निवेश को ज़्यादा आकर्षित किया। उद्योग ने कहा कृषि को कम और निवेश को ज़्यादा आकर्षित किया। जितना निवेश करेगा उतने पैसा लगागा बचेगा। कृषि की अपेक्षा निवेश के ज़्यादा आकर्षित किया था उद्योग लोग। ऐसे में खाद्यान्न संकट की आशंका सताने लगी। और जब कृषि नहीं रहेगा, निवेश को ज़्यादा वैल्यू दीजिएगा तो क्या होगा? तो कृषि से न खाद्यान्न बनता है, तो खाद्यान्न संकट की आशंका सताने लगी। योजना को दूसरी पंचायती योजना को उद्योग और कृषि के बीच संतुलन साधने भारी कठिनाई हुआ। उद्योग और कृषि जो था दोनों के बीच में उद्योग भी काम हो गए और कृषि भी काम हो, दोनों को संतुलन बनाने में बहुत कठिनाई करनी पड़ी। यही समस्या हुआ था। कृषि और उद्योग को संतुलन बनाने के बारे में चक्कर में था ना दूसरी पंचवर्षीय योजना। नहीं, कृषि बनाम उद्योग देख रहे हैं। बड़ा सवाल इसमें कृषि बनाम उद्योग में बड़ा सवाल उठ रहा है कि भारत जैसी पिछड़ी अर्थव्यवस्था में, भारत जो है पिछड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत में क्या है? पिछड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ में भारत में कृषि उद्योग के बीच किसमें ज़्यादा संसाधन लगाने चाहिए? कृषि में ज़्यादा संसाधन कि उद्योग में ज़्यादा संसाधन लगाना चाहिए? यही सवाल उठ रहा है, जो कि भारत पिछड़ी अर्थव्यवस्था है। कृषि और बनाम उद्योग में देखते हैं। कोई व्यक्ति कृषि के चाह रहे थे तो कृषि उद्योग लगाना चाह रहे थे, कह रहे थे। कोई उद्योग का चाह रहे थे तो उद्योग लगाने के बारे में बता रहे थे। कृषि कुछ ने माना कृषि के बारे में कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास के रणनीति का अभाव था। हालांकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर ज़्यादा वैल्यू दिया गया था, जोर दिया गया था। कृषि योजना का अभाव था, कृषि के विकास के रणनीति का अभाव था। इसमें कृषि के बारे में चर्चा नहीं होता। इस कारण खेती और ग्रामीण इलाकों को चोट पहुंची। उद्योग ज़्यादा बनाइएगा दूसरे पंचायत योजना पर, तो कृषि पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो ग्रामीण इलाका को खेती रहेगा, उसके ऊपर चोट लगेगा। चौधरी चरण सिंह बोलते हैं क्या कृषि के बारे में? अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात उठाई। अगर अर्थव्यवस्था को नियोजन बनाना है, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था का नियोजन करना, प्लान बनाना है, उसमें कृषि जो है कृषि को केंद्र में रखने की बात कहते हैं। वही चौधरी चरण सिंह बोलते हैं कि नियोजन से शहरी और औद्योगिक तबके समृद्धि हो रहा है। जो कृषि योजना बन रहा है या कोई भी नियोजन, चाहे प्रथम द्वितीय, उस शहरी और औद्योगिक के तबके समृद्ध हो रहे हैं, है ना। गांव देहात अमीर नहीं हो रहा है। शहरी और औद्योगिक तबके के लोग ही समृद्ध हो रहे हैं, अमीर बन रहे हैं। उसकी कीमत ग्रामीण जनता चुका रहा है। उसकी कीमत ग्रामीण जनता चुका रहे हैं। अपने भूखे पेट रह करके शहरी और औद्योगिक तबके के समृद्ध बना रहे हैं। ऐसा चौधरी चरण से बोलते हैं। चौधरी चरण से कहना यही था कि गरीब लोग विकास नहीं करेंगे, ग्रामीण इलाका विकास नहीं करेगा अगर कृषि पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो। उद्योग के बारे में जेसी कुमारप्पा थे। जेसी कुमारप्पा बोलते हैं, ये गांधीवादी थे। ग्रामीण औद्योगिकरण पर ज़्यादा जोर देने वाली एक वैकल्पिक योजना का खाका प्रस्तुत किया। ग्रामीण औद्योगिकरण रहेगा, उस पर ज़्यादा जोर देने वाली एक वैकल्पिक योजना का खाका प्रस्तुत किया। जेसी कुमारप्पा ने औद्योगिक उत्पादन के वृद्धि के लिए को तेज किए बिना, औद्योगिक उत्पादन के वृद्धि को तेज नहीं करना है, वृद्धि को तेज भी नहीं करना है, और तेज किए बिना गरीबी से छुटकारा संभव नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा।
औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि न कीजिएगा तो कैसे गरीबी से छुटकारा मिलेगा। कृषि पर ज़्यादा धनराशि खर्च करने पर भी ग्रामीण गरीबी की विकराल समस्या का समाधान नहीं हो पाता। अगर कृषि पर ज़्यादा धनराशि खर्च करने से ग्रामीण जो गरीब होते हैं उनकी विकराल समस्या समाधान नहीं होगा। इसलिए कृषि पर ज़्यादा धन खर्च नहीं करो, ऐसा कुछ का मानना था। कुछ अपने तर्क देते गए। इसलिए औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि को तेज करना चाहिए ताकि अमीर बन सके, और कृषि पर ज़्यादा धनराशि खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। कृषि पर ज़्यादा धनराशि खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो उद्योग और कृषि के बीच में मैच देखें। अब देखते हैं निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र में क्या है मैच। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र विकास के दो जाने माने मॉडल थे, पीछे ही पढ़े हैं। कौन कौन? विकास के दो मॉडल कौन कौन है? पूंजीवादी मॉडल जो उदारवादी बोलते हैं, समाजवादी मॉडल। पूंजीवादी मॉडल अमेरिका और कौन था देख लीजिएगा। अमेरिका कौन तो था, वो रूस की जापान था, देख लीजिएगा। पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल। पूंजीवादी मॉडल विकास का काम पूर्णतः निजी क्षेत्र के भरोसे होगा। निजी क्षेत्र में जिसके पास पैसा रहेगा, पूंजी रहेगा, वही अपना निजी काम करेगा और जब विकास होगा। तो विकास का काम पूर्णतः निजी क्षेत्र के भरोसा होगा। विकास निजी क्षेत्र चाहेगा वो विकास कर सकता है, न तो नहीं करेगा, ऐसा पूंजीवादी लोग बोल रहे थे। और समाजवादी मॉडल बोल रहा था कि निजी संपत्ति समाप्त कर दिया जाए। कि निजी संपत्ति रहेगा, जितना दाम बढ़ा देगा है ना, अब विकास न होगा। इसलिए निजी संपत्ति को समाप्त किया जाए। हर तरह के उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। निजी संपत्ति करके जो भी उत्पादन होगा उस पर सबका राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। ये दोनों मॉडल पूंजीवादी समाजवादी दोनों का भारत नहीं अपनाया, बिल्कुल दोनों का मिली जुली सरकार। पूंजीवादी का मतलब कि कुछ काम निजी के हाथ में भी जाना चाहिए, कुछ काम राज्य के हाथ में होना चाहिए, तब दोनों मिल जाएगा। दोनों मॉडल के मिला करके भारत ने अपनाया है ना। दो मॉडल के मिले जुले रूप को भारत ने अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब कि कुछ विकास करना है तो निजी के क्षेत्र के भी हाथ में दे दो, और कुछ विकास करना है निजी संपत्ति को समाप्त नहीं करो पूर्ण रूप से, बिल्कुल हर तरह के उत्पादन पर कुछ राज्य का भी नियंत्रण होना चाहिए। इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया भारत में। मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन कौन निजी क्षेत्र में रहा और कौन कौन राज्य के नियंत्रण में रहा, चलिए देखते आगे। खेती हो, किसान, व्यापार और उद्योग का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र के हाथ में दे दिया। कहा कि खेती में किसानी व्यापारी करना, उद्योग करना, खेती करना, इस सबसे बड़ा भाग जो निजी हाथ में दे दिया कि जाओ अपना कोई प्राइवेट आदमी करेगा। खेती, किसान व्यापार, उद्योग। राज्य ने भारी उद्योग को अपने पास रखा, भारी उद्योग को रख लिया। कहा कि भारी उद्योग है ये आपको समाजवादी के तहत आएगा, ये निजी के तहत पूंजीवादी लोग करेगा। इसको राज्य ने भारी उद्योग को रखा जो है ना समाजवादी के तहत रखा। राज्य ने व्यापार नियम किया, राज्य ने क्या व्यापार नियमन किया और कृषि क्षेत्र में कुछ बड़े हस्तक्षेप भी कर दिया। राज्य ने क्या व्यापार करेगा तो हाँ व्यापार नियम के अनुसार व्यापार करेगा, और कृषि क्षेत्र को कुछ हस्तक्षेप भी किया था। राज्य ने बड़े व्यापार के लिए नियम बनाया और कृषि क्षेत्र के लिए भी कुछ हस्तक्षेप कर लिया। फिर भी कुछ न कुछ आलोचना होते गया। क्या क्या आलोचना है जरा देखिए। आलोचना है कि योजनाकारों ने जो योजना बनाने वाले थे पंचवर्षीय योजना, उन्होंने निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दी। निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दिया है ना, यही आलोचना किया। जो निजी पैसा वाला आदमी थे उन लोग निजी संपत्ति रखना चाहते थे, इसलिए निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दिए तो उन लोग थोड़ा सा आलोचना करने लगे। सार्वजनिक क्षेत्र ने ताकतवर निहित स्वार्थों को खड़ा किया।
सार्वजनिक क्षेत्र ने क्या किया, जो सभी के हित में काम आता है, सार्वजनिक क्षेत्र ने क्या किया, ताकतवर निहित स्वार्थों को खड़ा कर दिया और इन न्यस्त हितों ने निवेश के लिए लाइसेंस या परमिट की प्रणाली खड़े करके निजी पूंजी को राह में रोड़े अटकाया। सार्वजनिक क्षेत्र के जो ताकतवर जो थे ना, वो कहा कि देखो कोई भी निवेश करेगा, पैसा कौड़ी लगाएगा तो लाइसेंस और परमिट बनाना होगा। इस तरह निजी के जो पूंजी था उसमें भी राह में रोड़े बन के अटकल रहा सार्वजनिक क्षेत्र के लोग। सरकार ने ऐसी चीज़ों को आयात पर बाधा आयद किए। सरकार ने क्या किया, ऐसे चीज़ के आयात पर बाधा लगाया जिन्हें घरेलू बाजार में बनाया जा सकता था। घरेलू बाजार होगा उसमें बनेगा तो आयात पर बाधा लगा दिया। जैसे विदेश से अगर मान लो मिठाई बनता है घर ही, घरेलू बाजार में मिठाई बन जाता है तो दूसरा देश से बाजार में मिठाई नहीं आएगा। वैसे चीज़ पर आयात पर रोक लगा दी सरकार। ऐसी चीज़ों के उत्पादन का बाजार प्रतिस्पर्धा विहीन है। कोई बाहर से आएगा, बाजार से बाहर से आएगा, विदेशी से आएगा कोई सामान, और वो सामान घर ही बन रहा है तो प्रतिस्पर्धा हो बनेगा, कंपटीशन नहीं होगा, तो फिर आयात का वैल्यू क्या हुआ। सरकार ने नियंत्रण में ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें रखी। सरकार ने अपने नियंत्रण में बहुत सा चीज़ को रखा। अन्य आलोचना भी हुआ योजना में जब पंचवर्षीय योजना में बहुत सा आलोचना हुआ। अन्य आलोचना में सरकार ने जनता की शिक्षा अथवा चिकित्सा मद में कुछ खास धनराशि खर्च नहीं किया। सरकार ने क्या किया, जनता के जो शिक्षा पर जितना खर्च होना चाहिए या चिकित्सा दवाई पर जितना खर्च होना चाहिए, कोई खास धन खर्च नहीं किया। ये भी आलोचना किया सरकार को। सरकार ने उन्हीं क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जहां निजी क्षेत्र जाने को तैयार नहीं था। निजी क्षेत्र को मुनाफा हो गया। सरकार ने हस्तक्षेप उसी जगह को किया जहां निजी क्षेत्र नहीं जाना चाहता था, निजी क्षेत्र उसको अपनाना नहीं चाहता था, निजी क्षेत्र उस व्यापार नहीं करना चाहता था। वहीं पर सरकार ने कहा कि हम करेंगे, इसलिए निजी क्षेत्र को मुनाफा ज़्यादा हो गया। जहाँ करना चाहिए वहाँ नहीं किया तो क्या होगा, तो निजी क्षेत्र वाला फायदा उठा लिया। सरकार को गरीबी की मदद करनी चाहिए थी शिक्षा चिकित्सा के द्वारा, लेकिन राज्य के हस्तक्षेप फलस्वरूप एक नया मध्यम वर्ग उठ खड़ा जो बगैर खास जिम्मेदारी के मोटी तनख्वाह सहित अन्य सुविधाओं को भोग रहे हैं। मध्यम वर्ग गरीब का प्रतिशत कुछ जनसंख्या के अनुपात में भले ही कम हुआ। गरीबी का प्रतिशत देखा जाए तो जनसंख्या के अनुपात में कम गया, लेकिन उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है ना। गरीबी भले बढ़ गया लेकिन लोगों की संख्या में बढ़ते गया। गरीबी का प्रतिशत भले गिरा लेकिन जनसंख्या बढ़ता ही गया। सरकार को गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन राज्य के हस्तक्षेप के फलस्वरूप एक नया मध्यम वर्ग उठता है। न गरीब, न निजी, न सार्वजनिक, बीच माता मध्यम वर्ग। ये लोग क्या करता है, बहुत ऐसमों से पैसा कमा के जिंदगी जीना शुरू कर देता है। तो बुनियादी योजना के बुनियादी के बारे में देखते हैं। जैसे पंचवर्षीय योजना के बारे में बुनियादी या योजना आयोग के बुनियादी। अध्यक्ष का होता है, योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नियोजित विकास के शुरुआती दौर में जब नियोजित विकास हो रहा था तो शुरू में भारत के आगामी आर्थिक विकास के बुनियादी पड़ी कि ठीक कहा कि नियोजित विकास हो रहा है शुरू आने वाला जो समय है उसका भी आर्थिक विकास को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे भाखड़ा नांगल और हीराकुंड जैसे विशाल विकास परियोजना इसी अवधि में शुरू हुआ है। योजना आयोग यानी पंचवर्षीय योजना के समय में ही शुरू हुआ है। भाखड़ा नांगल हीराकुंड जैसे विशाल विकास परियोजना है। भाखड़ा नांगल हीराकुंड का विशाल भाखड़ा ये परियोजना है।
इसी समय शुरू हुआ इनका विकास, ताकि आगे वाला समय भी इनका काम होते रहे। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ भारी उद्योग, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के, निजी नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ भारी उद्योग जैसे इस्पात संयंत्र, तेल शोधक कारखाना, विनिर्माता इकाइयाँ, रक्षा उत्पादन आदि इसी अवधि में शुरू हुआ। चाहे वह भाखड़ नागल हीराकुंड हो, विकास परियोजना हो, या सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ भारी उद्योग जैसे इस्पात संयंत्र, तेल शोधक कारखाना, विनिर्माता इकाइयाँ, रक्षा उत्पादन आदि इसी अवधि में शुरू हुआ। परिवहन संचार के आधारभूत ढांचे में भी काफी इजाफा हुआ। परिवहन संचार में भी इसका इजाफा हुआ। फिर यही योजना आयोग या नियोजन के तहत भूमि सुधार हुआ। भूमि सुधार में कैसे सुनिए। काश्तकारी को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। भूमि सुधार के तहत काश्तकारी को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। यही काश्तकारी को कानूनी सुरक्षा मिला, तो इस कानून पर शायद ही कभी अमल हुआ। इस कानून पर कभी अमल नहीं हुआ। भले काश्तकारों को कानूनी सुरक्षा दे दिया गया, लेकिन इस कानून पर कभी अमल नहीं हुआ। भूमि सुधार में आता है जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ करने का प्रयास सफल हो गया। जो छोटे छोटे जमीन का टुकड़ा था सब एक टुकड़ा में बांध दिया गया। जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ कर दिया। और इस भूमि सुधार में कि जमींदारी प्रथा की समाप्ति हो गई। जो जमींदार प्रथा चलता था तो भूमि सुधार में बोला कि कोई जमींदारी नहीं चलेगा। जमींदारी की समाप्ति हो गई। जैसे राजनीति पर दबदबा रखने के जमींदारी की क्षमता घट गया। जमींदारी प्रथा में कहा था कि राजनीति पर दबदबा रखने के जो जमींदारी था उसकी क्षमता घट गई। और जमींदारी में जमीन उस वर्ग के हाथ से मुक्त जिसे कृषि में दिलचस्प नहीं था। जमींदारी में जमीन उस वर्ग के हाथ से मुक्त कर दिया गया जो कृषि में दिलचस्प नहीं रखता था। जो व्यक्ति कृषि में खेती करने में दिलचस्प नहीं, उससे जमीन हटा दिया गया। भूमि सुधार में और आता अधिकतम जमीन अपने नाम रखने की सीमा तय की गई। कहा कि अधिक जमीन रखना होगा तो सीमा तय करना होगा, एक से ज्यादा जमीन नहीं रखना है। तोड़ खोज इसी में आता अधिकतम जमीन अपने नाम रखने की सीमा तय की और तोड़ खोज लिया गया। तोड़ खोज मतलब कि जिसके पास ज्यादा जमीन छीन लिया, जिसको कम उसको दे दिया गया। इस तरह भूमि सुधार हुआ। लेकिन वो भूमि सुधार सच्चाई कहाँ तक ठीक रहा। कृषि के बेहतरी के लिए किए गए प्रयासों को अमल में लाना अत्यंत कठिन था। जितना जो कृषि के बारे में सोचा गया था उसको अमल करने में थोड़ा सा कठिन लग रहा था। तो कहना आराम है, करना ठीक नहीं है, उतना आसान नहीं है। इसलिए कृषि के बेहतरीन के लिए किए गए प्रयासों को अमल में लाना अत्यंत कठिन रहा, क्योंकि भूस्वामी बहुत ताकतवर थे, इतना जल्दी भूमि देने वाले नहीं थे। इसलिए भूस्वामी बहुत ताकतवर थे। इनका राजनीतिक रसूख भी था। इस वजह से भूमि सुधार के अनेक प्रस्ताव या तो कानून का रूप न ले सका। भूमि सुधार का जो प्रस्ताव रख रहा था वो प्रस्ताव या तो कानून का रूप नहीं ले सका या कानून बन करके महज कागज की शोभा बढ़ाते रहे, मैंने कागज में रह गया बात। यही सच्चाई रहा। अब हरित क्रांति देखते हैं। हरित क्रांति बात पहले की 1965 से लेकर के 1967 के बीच देश के अनेक हिस्सों में अकाल पड़ गया था। 1965 और 67 के बीच में हमारे देश भारत में बहुत सारा अकाल हो गया था। इसी अकाल की अवधि में 65-67 के बीच में भारत ने 2 युद्ध भी सामना किया।
2 युद्ध भी लड़ा था भारत, और विदेशी मुद्रा संकट को भी झेलना पड़ा। विदेशी जो मुद्रा आता था उस संकट को भी झेलना पड़ गया कि 2 युद्ध से लड़ा और दोनों युद्ध से लड़ने कारण विदेशी से मुद्रा नहीं आया, इसलिए विदेशी मुद्रा संकट भी झेलना पड़ा। इस कारण खाद्यान्न की भारी कमी हो गया। अब विदेशी मुद्रा संकट से झेलने पड़ने के कारण खाद्यान्न की भारी कमी हो गया। खाद्यान्न संकट के इस दौर में भारत विदेशी खाद्य सहायता पर निर्भर हो गया। जब खाद्यान्न की भारी कमी हो गया तो भाई खाद्यान्न कहाँ से आ गया? इसी चलते भारत जो था विदेशी खाद्यान्न मंगाने पर निर्भर हो गया, इसलिए विदेशी खाद्यान्न सहायता पर निर्भर हो गया। खास करके संयुक्त राज्य अमेरिका से खाद्यान्न मांगना शुरू कर दिया। विदेशी खाद्य सहायता पर जो विदेशी लोग देगा खाना तो खाएगा ना तो नहीं। खास करके संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्यान्न पर निर्भर हो गया भारत। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस एवज में भारत पर अपनी आर्थिक नीतियों को बदलने के लिए जोर दिया। भारत को कहा, देख तो आर्थिक नीति बदलो, ऐसा जोर दिया अमेरिका। तो अब आगे क्या हुआ? हरित क्रांति के बाद जब इतना हो गया तो अब आगे यही हुआ कि शुरू में सरकार ने खेती के मामले में पिछड़ा हुआ किसान को ज़्यादा सहायता देने की नीति अपनाया। शुरू में सरकार ने कहा क्या, खेती के मामले में जो किसान पिछड़ा है उसको सहायता देने के लिए बारे में ज़्यादा अपनाया, पिछड़े किसान को सहायता दो। इस नीति को छोड़ दिया गया है ना। इस नीति को छोड़ दिया गया कि पिछड़े किसानों को अब सहायता मत दो। अब उन इलाकों पर ज़्यादा संसाधन लगाने फैसला किया जहाँ सिंचाई सुविधा मौजूद हो। हाँ, पिछड़े किसानों को शुरू मैंने सहायता देने के लिए बारे में ज़्यादा सोच ले था शुरू है ना, पंचवर्षीय प्रथम पंचवर्षीय योजना में। लेकिन अब जो हुआ, कहा कि पिछड़े किसानों को सहायता मत दो, और जहाँ उन इलाकों पर जहाँ संसाधन लगाने लायक है वहाँ पर, जहाँ सिंचाई सुविधा मौजूद है वहाँ पर संसाधन लगाओ। ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन लगाने का फैसला किया। जहाँ सिंचाई खेती बाड़ी होता था वहाँ पर। दलील देखा जाए, जो पहले सक्षम है वे अब कम समय में उत्पादन को तेज रफ्तार बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। जो पहले सक्षम है वो उसको कम समय में उत्पादन को तेज बढ़ा दिया जाएगा। उच्च गुणवत्ता के बीज लाया जाए, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े अनुदानित मूल्य पर मुहैया करवाए गए। उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटाणुनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े अनुदानित मूल्य पर मुहैया कराया गया। यह गारंटी दिया गया कि एक निर्धारित मूल्य पर सरकार उपज को खरीदेगी। एक निर्धारित मूल्य बना दिया गया, उसी निर्धारित मूल्य पर सरकार करेगा, जो उपजेगा उसको उपज को खरीदेगा सरकार। परिणाम रिजल्ट हुआ कि धनी किसानों और बड़े बड़े भूस्वामी को फायदा हो गया। धनी किसान को भी फायदा हुआ, बड़े बड़े भूस्वामी था जिसका ज़्यादा खेत था उसको फायदा हुआ। इस तरह से विधि लगाने के बाद देश में खाद्यान्न की उपलब्धता को बढ़ते मिला। देश में खाद्यान्न बड़े धनी किसान भूस्वामी को तो फायदा भी किया। देश में खाद्यान्न की उपलब्धता भी बढ़ोतरी हो गया। देश में खाद्यान्न आना चाहिए, मिलना शुरू हो गया ज़्यादा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों समृद्ध हो गए हरित क्रांति से। हरित क्रांति का परिणाम हुआ। हरित क्रांति के परिणाम में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब देख रहे हैं, पंजाब के बगल में हरियाणा है, उत्तर प्रदेश के बगल में, तीनों बगल में है। यहाँ पर इलाका समृद्ध हो गया, और जबकि बाकी इलाका इस मामले में पिछड़ गया। हरित क्रांति में गरीब किसानों और भूस्वामी के बीच का अंतर मुखर हो उठा। गरीब किसान और भूस्वामी दोनों के बीच में अंतर हो गया। गरीब किसान और भूस्वामी में के बीच का अंतर मुखर हो उठा। मध्यम श्रेणी के भूस्वामी वाले किसानों का
उभार हुआ। जो मध्यम श्रेणी के जो भूस्वामी थे वैसा किसान को उभार हो चुका था। हरित क्रांति के बाद का बदलाव क्या हुआ? तो हरित क्रांति के बाद यह भी हुआ कि 67 तक चल था, 65 से 67 तक। वही 67 में निजी क्षेत्र के उद्योग जो था उस पर और बाधा लागू की गई। कहा कि जो निजी क्षेत्र रहेगा उस पर बाधा लगा दिया जाए, जितना हो सके सार्वजनिक बनाया जाए। 1967 में 14 निजी बैंक था, निजी क्षेत्र के उद्योग पर बाधा लगाया। इस तरह से 14 का निजी बैंक था उसको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। हरित क्रांति के समय 14 निजी बैंक को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। गरीबों के भलाई के लिए अनेक कार्यक्रम की घोषणा भी की। कहा कि कोई भी गरीब होगा उसको भलाई किया जाएगा। इन परिवर्तन के साथ सरकार का रुझान देखा जाए तो समाजवादी नीतियों की तरफ था। समाजवादी नीति मतलब कि निजी क्षेत्र को बाधाएं किया जाए। 14 निजी बैंक को राष्ट्रीयकरण कर दिया। गरीब को भलाई करने के बारे में सोचा। इस तरह से सरकार का ध्यान समाजवादी नीति की तरफ दिखाई दे रहा। और थोड़ा सा आगे देखिएगा हरित क्रांति का, और थोड़ा सा आगे बढ़िएगा 67 के बाद तो सरकारी नियंत्रण वाले अर्थव्यवस्था के पक्ष में बनी सहमति ज्यादा दिनों तक काम नहीं रही। सरकारी नियंत्रण वाला जो अर्थव्यवस्था बनल था उसके पक्ष में बनी सहमति ज्यादा दिन तक काम नहीं रही, है ना। सरकारी नियंत्रण में जब अर्थव्यवस्था बनल था वो ज्यादा दिन तक काम नहीं रहा। 1950 से 80 के बीच 30 वर्ष का अंतर देखा जाए। 1950 से 80 के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था सालाना 3 से 3.5% की धीमी रफ्तार से आगे बढ़ी। 1950 से 1980 के बीच में देखा जाए भारत की अर्थव्यवस्था साल में 3 से 3.5% धीमी रफ्तार से बढ़ा लेकिन इतना ही रफ्तार। वो भी सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्यमों में भ्रष्टाचार और अकुशलता का जोर बढ़ा। सार्वजनिक क्षेत्र जो रहा था उसको उद्यम में गया, भ्रष्टाचार का भी और कुशलता का जोर बढ़ा। 1980 के दशक के बाद अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को कम कर दिया गया। 1980 के दशक आते आते क्या किया, जो भी अर्थव्यवस्था था उसमें राज्य की भूमिका को कम कर दिया गया। बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? बॉम्बे प्लान यह भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट था तो नहीं, आर्थिक भविष्य का ब्लूप्रिंट नहीं था, बल्कि क्या था, इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया। उद्योग के ऊपर राज्य का हक होना चाहिए। इसका रचना कुछ अग्रणी उद्योगपति ने किया था। बॉम्बे प्लान की रचना, इसमें नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन किया गया। नियोजन जो भी विचार होगा उसका समर्थन किया था, ये है ना। आंसर सही यही है। कौन नहीं है तो यही नहीं है। आर्थिक भविष्य, भारत के आर्थिक भविष्य का ब्लूप्रिंट नहीं था। उद्योग के ऊपर राज्य के स्वामी का समर्थन था। रचना कुछ अग्रणी उद्योगपति किया था। नियोजन के विचार पर पुरजोर समर्थन किया था। भारत ने शुरुआती दौर में विकास के जो नीति अपनाया था उसमें से कौन सा विचार शामिल नहीं है? शुरुआती दौर में जो विकास की नीति अपनाया था उस विकास नीति में अपनाए में शुरुआती दौर में कौन सा विचार नहीं है? तो नियोजन तो ये था, सहकारी भी था, है ना। ये उदारीकरण नहीं था, आत्मनिर्भर भी था। आत्मनिर्भर न होना, नियोजन होना, सहकारी बनाना ये नहीं था, उदारीकरण करना नहीं था। भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें से कौन सा विचार शामिल नहीं है? तो यही उदारीकरण है। बाकी आत्मनिर्भर है, नियोजन भी है, सहकारी खेती है। भारत में नियोजन अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया था। भारत में जो नियोजन अर्थव्यवस्था है इसको चलाने का विचार बॉम्बे प्लान से होल था। वही बॉम्बे प्लान जो उद्योग के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था।
रचना कर था अग्रणी उद्योगपति ने नियोजन के विचार पर पुरजोर समर्थन किया था। वही नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया था भारत में बॉम्बे प्लान, ताकि नियोजित अर्थव्यवस्था चला। बॉम्बे प्लान भी था सोवियत खेमे के देशों के अनुभव से होल था। सही बात है, सोवियत खेमे के जो देश था उसी के अनुभव से भी होल था। नियोजित अर्थव्यवस्था पीछे पड़ेगा। समाज के बारे में गांधीवाद विचारा भी था। समाज के बारे में गांधीवादी विचार से भी होल था नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए। किसान संगठनों की मांग भी था। किसान का जो संगठन था, संगठनों की मांग से भी नियोजित अर्थव्यवस्था चला। इस तरह सब सही है। मिलान करना। चरण सिंह किसान से संबंधित है, जो किसान के बारे में बतले थे कि विकास होना चाहिए। कृषि के क्षेत्र में विकास करने के लिए चौथी चरण सिंह। पीसी महालनोबिस जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के नेतृत्व किए थे और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था, इसलिए पीसी महालनोबिस औद्योगिकरण से संबंधित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना से बिहार का अकाल जैनिंग ने के द्वारा बताया गया था। बिहार का अकाल जैनिंग द्वारा बताया गया था। वर्गीज कुरियन किसका संबंध है? सहकारी डेयरी से। डॉक्टर वर्गीज कुरियन सहकारी डेयरी से संबंधित है। चलते हैं, चैप्टर 6 हो गया, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के हम लोग देखते हैं इसका माइक्रोसॉफ्ट के परिचय, जिसको एम से होता है एम, और सॉफ्ट ऑफिस को बोलते हैं सॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एम से माइक्रो, ए से सॉफ्ट, ओ से ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का स्थापना पूछेगा कब होता। स्थापना इसका 4 अप्रैल 1975 को होता है। कब होता? 4 अप्रैल 1975 को हुआ। कौन किया था? तो बिल गेट्स, पॉल एलन। बिल गेट्स किए थे और पॉल एलन किए थे। 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय देखा है इसकी रेडमंड, वाशिंगटन यूएस में पड़ता है। पूछेगा एमएस ऑफिस का मुख्यालय एचक्यू हेडक्वार्टर, तो रेडमंड यानी कि वाशिंगटन डीसी में देगा। रेडमंड दिया था ठीक ना, तो वाशिंगटन देगा। ये दोनों में से कोई नहीं देगा तो अमेरिका देवे करेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो कंपनी है, कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंपनी ने प्रथम स्मार्ट 1994 में स्मार्ट बनाई। स्मार्ट वॉच बनाया था 94 में, और 2001 में टैबलेट कंप्यूटर बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, ऑफिस जो है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंपनी 2001 में टैबलेट कंप्यूटर बनाया। 1 में बनाया था टैबलेट कंप्यूटर और 12 में बनाया था फर्स्ट सरफेस टैबलेट लॉन्च किया था। पहला सरफेस टैबलेट लॉन्च, प्रथम फर्स्ट सरफेस टैबलेट लॉन्च किया था 2012 में, और 2013 में नोकिया के साथ मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। 2013 में नोकिया के साथ मिल करके डील करता है, और डील करके विंडो बेस्ड मोबाइल फ़ोन लॉन्च करता है। कैसा फ़ोन? विंडो बेस्ड मोबाइल फ़ोन लॉन्च करता है। फिर इधर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एमएस ऑफिस के स्थापना होल था। एमएस ऑफिस के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुआ था। जब 75 को हुआ था तो बिल गेट्स और पॉल एलन ने किया था। यही बिल गेट्स पॉल एलन, एक और मिल जाते हैं, पॉल एलन था,
ये पॉल गिलबर्ट आता है, ये एलन है तो गिलबर्ट आता है, और बिल गेट्स उसी रहेगा, पॉल एलन और पॉल गिलबर्ट तीनों मिल जाते हैं। तीनों मिल करके 1972 में है ना, 75 में तो दो को मिलकर बिल गेट्स और पॉल एलन दोनों 75 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आविष्कार किए थे, स्थापना किए थे। जब बिल गेट्स और पॉल एलन ने कहा कि हम लोग दोनों मिलकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की स्थापना कर दी है 1975 को, हम लोग 3 वर्ष पहले ही 1972 में, एगो पॉल गिलबर्ट है और बिल गेट्स और पॉल एलन, ये तो ये है, पॉल गिलबर्ट आ जाता है और तीनों मिल करके गिलबर्टवा तीनों मिल करके 1972 में ट्रैफिको डाटा कंपनी शुरू किया। क्या किया? ट्रैफिको डाटा कंपनी शुरू किया। इसका काम यही है कि ट्रैफिको डाटा है तो वही ट्रैफिको डाटा को कलेक्ट करेगा, चुनेगा और चुन करके रिपोर्ट तैयार करना था। ताकि ट्रैफिको डाटा कंपनी शुरू हुआ, इसका यही ध्यान था, कलेक्ट करना था, कलेक्ट करके ट्रैफिको डाटा कंपनी को माने कलेक्ट करना है, चुनना है, चुन करके रिपोर्ट तैयार करना है। लेकिन यह ट्रैफिको डाटा कंपनी जो है सफल नहीं होता है। लेकिन भले यह ट्रैफिक डाटा कंपनी सफल नहीं होता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट समझाने में सफल होता है। यही माइक्रोसॉफ्ट समझाने में सफल कौन होता है? ट्रैफिको डाटा कंपनी। तो कहेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुआ। कौन किया? बिल गेट्स, पॉल एलन। फिर स्थापना कर लिया तो 75 में, 3 वर्ष पहले ही, यानी कि 72 में बिल गेट्स, पॉल एलन और पॉल गिलबर्ट आता है। गिलबर्ट तीनों मिलकर 72 में ट्रैफिको डाटा कंपनी शुरू करता है। ट्रैफिको डाटा कंपनी शुरू किया है ना, तो लेकिन सफल नहीं होता है, फेल हो जाता है ना, क्योंकि इसको तैयार करना था रिपोर्ट देने के लिए। ट्रैफिको डाटा कंपनी का काम था कि रिपोर्ट देना, लेकिन सफल हो जाता नहीं, फेल हो जाता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट समझाने में सफल होता है। भले ट्रैफिको डाटा इसका कार्य है, ट्रैफिको डाटा कलेक्ट करके रिपोर्ट तैयार करना था, लेकिन सफल नहीं होता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट समझाने में सफल हो जाता है। फिर देखे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, माइक्रोसॉफ्ट का हो या माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है और ने प्रथम 1994 में स्मार्ट वॉच बनाया था। कौन सा वॉच? स्मार्ट वॉच बनाया था 94 में बनाता है प्रथम बार स्मार्ट वॉच, जो आज हम लोग घड़ी बांधते हैं। और 2001 में, 94 के बाद 2001 में एक में टैबलेट कंप्यूटर बनाया। जब टैबलेट कंप्यूटर बना एक में, तो 12 वर्ष बाद 2012 में फर्स्ट सरफेस टैबलेट लॉन्च किया गया। फर्स्ट सरफेस टैबलेट लॉन्च हुआ। 2013 में नोकिया के साथ मिल जाता है। 94 में स्मार्ट वॉच, एक में टैबलेट कंप्यूटर, सीधे एक के बाद 12 में ये फर्स्ट सरफेस टैबलेट लॉन्च होता है। फर्स्ट सरफेस टैबलेट लॉन्च हुआ 12 में। फिर 13 में, साल भर के बाद 13 में नोकिया के साथ मिल जाता है और नोकिया के साथ डील करता है माइक्रोसॉफ्ट 2013 में, और करके विंडो बेस्ड मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया। कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया? 2013 में नोकिया के साथ मिल जाता है, मिल करके विंडो बेस्ड मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया ना। नोकिया के साथ मिल करके माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया? विंडो बेस्ड मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया। वही माइक्रोसॉफ्ट यहाँ से डोले। माइक्रोसॉफ्ट का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ऑफिस ASCII माइक्रोसॉफ्ट नाम है। कुछ माइक्रोसॉफ्ट जानते हैं तो हाँ जानते हैं। इसका प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ऑफिस कहाँ है? माइक्रोसॉफ्ट के प्रथम बार
अंतर्राष्ट्रीय ऑफिस, तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ऑफिस न जानते हैं किस नाम से है, तो ASCII माइक्रोसॉफ्ट नाम दिया गया। माइक्रोसॉफ्ट का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ऑफिस, तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ऑफिस का नाम था माइक्रोसॉफ्ट का पूछेगा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ऑफिस ASCII है, माइक्रोसॉफ्ट है, यही नाम दिया गया, जो जापान में अगस्त 1977 में खोला गया। 75 में जब बनता है, 72 में तो है ना ट्रैफिको डाटा कंपनी आता है, फेल हो जाता है, पास नहीं होता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को समझाता है 72 में, फिर 2 बरस 3 बरस